नमस्कार जी। अपन आ चुके हैं वापस दूसरी क्लास में यूजीसी नेट और सेट एजुकेशन। आप यदि यूजीसी नेट या सेट का एग्ज़ाम दे रहे हो और आपका विषय एजुकेशन है तो इस क्लास में आपका स्वागत है। और इससे पहले यूनिट प्रथम जिनका एक वीडियो है चूँकि अपन डाल चुके हैं, और इस क्लास में या इस यूनिट में अपन यूनिट तो पहले ही लेंगे। यूनिट पहले का जो बी है इसमें पाश्चात्य विचारधाराएं एवं शिक्षा इनको लेने वाले हैं। इसमें टोटल अपन 50 प्रश्न लेंगे और टोटल 50 प्रश्नों के उत्तर और उनके साथ में उनकी व्याख्या हल करेंगे। इसमें टॉपिक रहने वाले हैं अपने आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद, व्यवहारिकतावाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, सूचना ज्ञान एवं प्रज्ञान। तो आइए शुरुआत करते हैं अपन अपने क्लास की। क्योंकि मैराथन बैच है तो मैराथन बैच में अपन जितना जल्दी हो सके प्रश्न और उनके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाता है? एक आदर्शवादी शिक्षा होती है, उनका प्रमुख उद्देश्य क्या माना जाता है? तो आत्मविकास और नैतिक चरित्र का निर्माण, केवल रोजगार, केवल शारीरिक शक्ति, केवल परीक्षा या सफलता। एक आदर्शवादी शिक्षा होती है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो इनका सही आंसर है वो है आत्मविकास और नैतिक चरित्र निर्माण। आदर्शवादी शिक्षा व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास तथा चरित्र निर्माण पर क्या देता है? बल देता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न अपना रहता है वापिस आदर्शवाद से संबंधित है। आदर्शवाद में शिक्षक की भूमिका सामान्यतः कैसे मानी जाती है? जितने भी ये दर्शन आए इसमें आदर्शवाद आया, तो इसमें देखिए आदर्शवाद में शिक्षक की जो भूमिका है सामान्यतः कैसी मानी जाती है? तो देखिए आदर्श एवं मार्गदर्शक के रूप में, केवल परीक्षक के रूप में, केवल प्रशासक के रूप में और केवल दर्शक के रूप में। तो सही आंसर होगा इसका अपना आदर्श एवं मार्गदर्शक के रूप में। आदर्शवाद में शिक्षक ज्ञान मूल्यों का आदर्श प्रस्तुत करने वाला एक मार्गदर्शक माना जाता है। प्रश्न संख्या 3, इसमें भी आदर्शवाद से संबंधित है। तो आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यचर्या में किस प्रकार की विषय वस्तु को विशेष महत्व मिल सकता है? अब इनके अनुसार जो पाठ्यचर्या है, वैसे पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम अलग अलग हैं, आप लोगों को पता होगा। वैसे तो पाठ्यचर्या में किस प्रकार की विषय वस्तु को विशेष महत्व मिल सकता है, ये कौन कर है? आदर्शवाद। तो देखिए मानविकी, साहित्य और नैतिक विषय, केवल व्यवसायिक कौशल, केवल शारीरिक प्रशिक्षण, केवल मनोरंजन। तो इसमें मानविकी, साहित्य और नैतिक विषय इनको है वो जो कि स्थान या फिर इनको विशेष महत्व है जो कि मिलना चाहिए। ये कौन कह रहा है? आदर्शवाद। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद शिक्षा में किसे अधिक महत्व देता है? यथार्थवाद शिक्षा में किसे अधिक महत्व देता है? तो देखिए वस्तुगत वास्तविकता और अनुभव, केवल आध्यात्मिक अनुभूति, केवल कल्पना, केवल आत्मज्ञान। तो यथार्थ यानी कि जैसा है वैसा, अपन शब्द के अर्थ से भी समझ सकते हैं। तो इसमें वस्तुगत वास्तविकता और अनुभव ये है जो कि अपने यथार्थवाद बाह्य एवं वस्तुगत वास्तविकता तथा अनुभव आधारित ज्ञान को क्या देता है? महत्व देता है। यथार्थवादी शिक्षा में ज्ञान प्राप्ति का महत्वपूर्ण आधार क्या है? यथार्थवादी शिक्षा में ज्ञान प्राप्ति का महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो इंद्रिय अनुभव और अवलोकन, केवल अंतर ज्ञान, केवल रहस्यवाद, केवल कल्पना। तो इसमें अपना सही उत्तर है इंद्रिय अनुभव और अवलोकन। यथार्थवादी दृष्टिकोण में इंद्रिय अनुभव, निरीक्षण, वास्तविक जगत का अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न, यथार्थवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका किससे अधिक जुड़ी हुई है? यथार्थवाद के अनुसार शिक्षक की जो भूमिका है वो किससे अधिक जुड़ी हुई है? तो देखिए वस्तुगत ज्ञान का मार्गदर्शन और केवल नैतिक उपदेश, केवल आध्यात्मिक गुरु, केवल अनुशासन अधिकारी। शिक्षक की भूमिका के बारे में ये सवाल कर रहे हैं किसमें? यथार्थवाद में। तो शिक्षक की भूमिका है जो कि किससे अधिक जुड़ी हुई है? तो वस्तुगत ज्ञान का क्या करना है? मार्गदर्शन। यथार्थवादी शिक्षक विद्यार्थियों को वस्तुगत जगत
प्रमाण आधारित ज्ञान और समझने में मार्गदर्शन करता है। यथार्थवाद में विज्ञान शिक्षा को महत्व देने का प्रमुख कारण क्या है? यथार्थवाद में विज्ञान शिक्षा और इसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, वस्तुगत जगत को समझने में सहायता, केवल परीक्षा में अंक, केवल मनोरंजन, केवल सामाजिक प्रतिष्ठा। तो यथार्थवाद कहता है कि वस्तुगत जगत को समझने में सहायता, इसलिए विज्ञान को मुख्य रूप से रखा गया है। अब देखिए, विज्ञान निरीक्षण, प्रमाण और व्यक्तिगत वास्तविकता को समझने में सहायता करता है, इसलिए यथार्थवादी दृष्टि में इसका अधिक महत्व है। अगला प्रश्न, प्रकृतिवाद शिक्षा में किसे केंद्रीय स्थान दिया गया है? प्रश्न अपने आएगा, इसमें चार विभिन्न प्रकार के वाद दे देंगे, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, और फिर इसमें केंद्रीय स्थान किसको दिया गया है, ऐसे करके इनमें सही मिलान करो, ऐसे प्रश्न आ सकता है। तो देखिए, प्रकृतिवाद शिक्षा में किसे केंद्रीय स्थान दिया गया है, देता है? तो प्रकृति और बालक का स्वाभाविक विकास, और केवल शिक्षक का नियंत्रण, और केवल पाठ्यवस्तु, और केवल परीक्षा। तो इसमें सही आंसर होगा अपने प्रकृति और बालक का स्वाभाविक विकास। अगला प्रश्न अपना रहेगा, प्रकृतिवादी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? कौन सी शिक्षा में? प्रकृतिवादी शिक्षा में। अब शिक्षक की भूमिका है वो कैसी होनी चाहिए, इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, सहायक और वातावरण उपलब्ध करवाने वाला, कठोर नियंत्रक के रूप में, केवल व्याख्याता के रूप में, या केवल परीक्षक के रूप में। तो इसमें अपना सही आंसर होगा, अब प्रकृतिवादी शिक्षा है तो शिक्षक की भूमिका है जो कि अपन कह सकते हैं कि सहायक और वातावरण है जो कि उपलब्ध करवाने वाला होना चाहिए। तो देखिए, प्रकृतिवाद बालक को स्वाभाविक अनुभवों से सीखने का अवसर देता है। प्रकृतिवाद क्या कहता है कि भाई बच्चा है वो स्वाभाविक, उनको स्वतंत्र छोड़ दीजिए, और वो स्वाभाविक अनुभवों से क्या करेगा, अधिगम करेगा, उनसे सीखेगा। तो शिक्षक का नियंत्रण अपेक्षाकृत कम और सहयोग अधिक होता है, यानी बच्चे को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है और शिक्षक उनके लिए इस प्रकार का वातावरण डेवलप कर लेगा जिससे बच्चा है जो कि अपने आप ही सीखे। कह सकते हैं कि एक सहायक के रूप में और एक अच्छा वातावरण उपलब्ध करवाने के रूप में शिक्षक की भूमिका है जो कि प्रकृतिवाद में रहती है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अधिगम पर बल देता है? प्रकृतिवाद और अधिगम किस प्रकार का है उस पर है वो बल देता है। तो देखिए, प्रत्यक्ष अनुभव और प्रकृति से सीखना, केवल रटना, और केवल व्याख्यान, और केवल परीक्षा। तो देखिए, प्रत्यक्ष अनुभव और प्रकृति से सीखना, जैसे कि अपने पीछे कहा भी था कि शिक्षक एक जो विद्यार्थी को एक सहायक के रूप में एक अच्छा वातावरण उपलब्ध करवा देगा और बच्चे है चूंकि अपने आप ही सीखेंगे। तो यह था प्रकृतिवाद के अंतर्गत। और अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद में बालक को किस रूप में देखा जाता है? किसमें? प्रकृतिवाद में। और बालक को किस रूप में देखा जाता है? तो देखिए, स्वाभाविक विकास वाला सक्रिय प्राणी, और केवल निष्क्रिय श्रोता, केवल परीक्षा देने वाला, केवल अनुकरण करता है। यानी कि ये चारों ऑप्शन तो बिल्कुल नकारात्मक हैं, तो पहला ऑप्शन अपना क्या होगा, सही होगा, स्वाभाविक विकास वाला सक्रिय प्राणी। अगला प्रश्न है, व्यवहारिकतावाद शिक्षा में किस सिद्धांत से विशेष रूप से जुड़ा हुआ है? अब व्यवहारिकतावाद आ गया। अब व्यवहारिकतावादी शिक्षा है वो किस सिद्धांत से विशेष रूप से जुड़ी हुई है? विशेष रूप से ये किसके सिद्धांतों से संबंधित है? तो देखिए, करके सीखना, केवल सुनकर सीखना, और केवल रटकर सीखना, केवल अनुकरण। तो व्यवहारिकतावाद जो शिक्षा है वो करके सीखने पर ज़्यादा विश्वास रखती है, और यह अनुभव, क्रिया और समस्या समाधान के माध्यम से सीखने पर क्या देती है, बल देती है। व्यवहारिकतावादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य, अब देखिए वापस इसका उद्देश्य आ गया व्यवहारिकतावादी शिक्षा का। तो इसमें देखिए, समस्या समाधान और व्यवहारिक जीवन की तैयारी। अब जैसे अपने पीछे देखा था उसके अनुसार समस्या का समाधान और व्यवहारिक जीवन की तैयारी, केवल आध्यात्मिक मुक्ति, केवल परंपरा का संरक्षण, और केवल परीक्षा। तो ये तीनों वैसे भी नकारात्मक हैं, अपना पहला ऑप्शन है जो कि सही है। तो इसमें व्याख्या देख लेते हैं। व्यवहारिकतावाद शिक्षा को जीवन की वास्तविक समस्याओं से क्या करता है, जोड़ता है, और समस्या समाधान क्षमता विकसित करता है, समस्या समाधान और क्षमता विकसित करता है। प्रश्न संख्या 14, इसमें देखिए, व्यवहारिकतावादी कक्षा में शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है?
अब वो इसमें शिक्षक की भूमिका के बारे में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। व्यवहारिकतावादी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका है जो कि किस प्रकार की होती है। तो देखिए, मार्गदर्शक और सह अन्वेषक के रूप में सर्वज्ञ, नियंत्रक और केवल परीक्षक और केवल वक्ता। अब एक तो मार्गदर्शक के रूप में भी और एक उनके साथ में काम करने वाले के रूप में अपन कह सकते हैं। तो व्यवहारिकतावादी कक्षा में शिक्षक सीखने की परिस्थितियां क्या करता है, बनाता है और विद्यार्थियों को समस्या समाधान में मार्गदर्शन देता है। यह है व्यवहारिकतावाद में शिक्षक की भूमिका। अब देखिए, व्यवहारिकतावाद में अनुभव का क्या महत्व है। किसमें? व्यवहारिकतावाद में अनुभव का क्या महत्व है। तो देखिए, अनुभव ज्ञान के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। अनुभव ज्ञान के निर्माण का क्या महत्वपूर्ण आधार है। अब देखिए, व्यवहारिकतावाद में क्या होता है कि अपने जैसे ही पीछे ये पढ़ा था कि शिक्षक है वो एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है और उनके साथ साथ में विद्यार्थी क्या करते हैं, समस्या का क्या करते हैं, समाधान करते हैं। अब इस स्थिति में अनुभव है जो कि विद्यार्थी के लिए बहुत ही काम आएगा। विद्यार्थी ने पहले काम किया है या फिर उनके पास में कुछ अनुभव है तो वो क्या करेगा, उस अनुभव की सहायता से जो नवीन समस्या है उनका हल निकालेगा। तो अनुभव ज्ञान के निर्माण में महत्वपूर्ण आधार है। तो अनुभव का कोई महत्व नहीं है, केवल पुस्तक ही ज्ञान है, केवल परीक्षा ही ज्ञान है। तो इसमें पहला ऑप्शन है जो कि अनुभव ज्ञान के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार है। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण शिक्षा को किस व्यापक संदर्भ में देखता है। दृष्टिकोण कौन सा आ गया, मार्क्सवादी। अब ये शिक्षा को किस व्यापक संदर्भ में देखता है, इनका दृष्टिकोण क्या है शिक्षा के संदर्भ में। तो देखिए, ये देखता है कि वर्ग और सामाजिक आर्थिक संरचना, ये देखता है कि समाज में कौन से वर्ग पिछड़े हुए हैं, उनको शिक्षा किस प्रकार से दी जा रही है और उनके लिए क्या होना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, तब वो आगे जाकर के शिक्षा का विस्तार उन प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके। तो इस प्रकार से ये मार्क्सवादी है जो कि देखता है, केवल व्यक्तिगत रुचि लेता है ऐसा भी नहीं है, केवल जैविक विकास और केवल आध्यात्मिक विकास। तो इसमें जो अपना सही उत्तर है वो वर्ग और सामाजिक आर्थिक संरचना के आधार को देखता है। तो देखिए, इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण शिक्षा को सामाजिक वर्ग, उत्पादन संबंध और आर्थिक संरचना को जोड़ करके देखता है। यानी कि मार्क्सवादी देखता है कि सामाजिक वर्ग कैसा है, कोई अमीर गरीब वगैरह, उन तक शिक्षा की पहुंच, इन सभी को देख करके अपने विचार है वो रखता है। अब देखिए, मार्क्सवादी दृष्टिकोण में शिक्षा का एक प्रमुख प्रश्न क्या है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण में शिक्षा का प्रमुख प्रश्न कौन सा है या प्रमुख प्रश्न क्या है। ये शिक्षा सामाजिक असमानताओं को कैसे बनाए या चुनौती दे सकती है। विद्यालय का रंग क्या है, कितनी लंबी है कक्षा और परीक्षा कितने मिनट की है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, शिक्षा सामाजिक असमानताओं को कैसे बनाए या फिर चुनौती दे सकती है। तो देखिए, मार्क्सवादी विश्लेषण शिक्षा और सामाजिक असमानता, वर्ग संबंध, सामाजिक पुनरुत्थान के संबंध को महत्वपूर्ण मानती है। कुल मिलाकर के अपन चर्चा कर सकते हैं कि मार्क्सवादी विचारधारा या फिर जो है एक वाद है, उनके अनुसार ये सामाजिक असमानताओं को मद्देनजर रखती है और उसके बाद में शिक्षा के बारे में है वो बात करता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी शिक्षा दृष्टि में सामाजिक परिवर्तन का क्या महत्व है। मार्क्सवादी शिक्षा दृष्टि में सामाजिक परिवर्तन का क्या महत्व है। तो देखिए, शोषण और असमानता को चुनौती देना। ये कहते हैं कि भाई हम शिक्षा के माध्यम से शोषण और जो असमानता है उनको चुनौती देंगे। केवल व्यक्तिगत मनोरंजन, केवल परीक्षा सुधार, केवल पाठ्य पुस्तक परिवर्तन। तो इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया था वो शोषण और असमानता को चुनौती देना। इन्होंने शिक्षा को सामाजिक संरचनाओं की आलोचना, परिवर्तन के व्यापक संदर्भ में ये देखता है और कोशिश करता है कि अपने विचार है जो कि पाठ्यचर्या में रखे जाएं और जिनकी वजह से है जो कि सामाजिक संरचनाएं बनी हुई है, जो पिछड़े वर्ग है उनका है वो उद्धार हो सके। उसके बाद में मार्क्सवादी दृष्टिकोण में पाठ्यक्रम का अध्ययन किस प्रश्न से जोड़ सकता है। पाठ्यक्रम का अध्ययन है वो किस प्रश्न से जोड़ सकता है। तो किसके ज्ञान और हितों को पाठ्यक्रम में स्थान मिलता है, ये किसके अनुसार है, मार्क्सवादी के अनुसार। तो देखिए, केवल कक्षा की सजावट, केवल खेल और केवल समय सारणी। तो किसके ज्ञान और हितों को पाठ्यक्रम में स्थान मिलता है, ए ऑप्शन है जो कि इसमें सही है। अस्तित्ववाद शिक्षा में किसे विशेष महत्व देता है। अब आ गए अपन किस पे, अस्तित्ववाद पर। और अस्तित्ववाद शिक्षा में किसको अधिक महत्व देता है।
तो देखिए अस्तित्ववाद में क्या है, व्यक्ति की स्वतंत्रता, चुनाव और उत्तरदायित्व। उसके बाद में केवल सामाजिक नियंत्रण, केवल रटने और केवल आर्थिक उत्पादन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा अपना अस्तित्ववाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता, चुनाव और उत्तरदायित्व। अगला प्रश्न अपना 21 नंबर रहेगा, जिसमें अस्तित्ववादी शिक्षा में विद्यार्थी की भूमिका कैसी मानी गई है। सभी में देखिए कॉमन प्रश्न है विभिन्न वादों को लेकर के। अब इसमें विद्यार्थी की भूमिका कैसी है और विद्यार्थी किस प्रकार से इसमें जो की शिक्षा ग्रहण है वो करता है। तो देखिए स्वतंत्र निर्णय लेने वाला व्यक्ति, केवल निष्क्रिय श्रोता, केवल अनुकरणकर्ता, केवल परीक्षा उम्मीदवार। तो इसमें अस्तित्ववाद शिक्षा में ये कहती है कि जो विद्यार्थी है वो स्वतंत्र निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है। तो ए ऑप्शन इसमें सही होगा। अस्तित्ववाद विद्यार्थी को अपने चुनाव और जीवन के अर्थ के संबंध में सक्रिय उत्तरदायी व्यक्ति है वो मानता है। अस्तित्ववाद में शिक्षक की भूमिका किसके अधिक निकट है। अब शिक्षक की भूमिका है जो कि क्या रहती है इसमें अस्तित्ववाद में, तो देख लेते हैं। संवाद और आत्मान्वेषण का सहायक, कठोर नियंत्रक और केवल परीक्षक और केवल सूचना देने वाला। तो इसमें सही ऑप्शन होगा संवाद और आत्म अन्वेषण का सहायक। अगला प्रश्न है अस्तित्ववादी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है। अस्तित्ववादी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है, तो क्या चाहता है अस्तित्ववाद। तो इसमें देखिए प्रामाणिक और जिम्मेदार व्यक्तित्व का क्या करना, विकास करना, केवल उच्च अंक प्राप्त करना, केवल आर्थिक सफलता और केवल अनुशासन। ये तीनों गलत है, पहला ऑप्शन इसमें सही है। तो एक प्रामाणिक और जिम्मेदार व्यक्तित्व का क्या करना, विकास, और ये कौन चाहता है, अस्तित्ववादी शिक्षा चाहती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आदर्श और यथार्थवाद में प्रमुख अंतर क्या है। एक तो है आदर्शवाद और दूसरा है यथार्थवाद, इन दोनों में अंतर क्या है। तो आदर्शवाद है जो कि विचार आत्मा को, और यथार्थवाद है वो वस्तुगत जगत को अधिक महत्व देता है। आदर्शवाद तो किसको महत्व देता है, विचार और आत्मा को देता है। यथार्थवादी है जो कि वस्तुगत जगत को अधिक महत्व देता है। तो इसमें ए ऑप्शन है जो कि सही है। दोनों केवल यथार्थवाद पदार्थवादी हैं, दोनों केवल प्रकृति को मानते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसमें अपना पहला ऑप्शन है जो कि सही है। इसमें आदर्शवाद है वो चेतना विचार को क्या करता है, प्राथमिकता देता है, और यथार्थवाद वो बाह्य वस्तुगत वास्तविकता पर अधिक बल देता है। प्रकृतिवाद और आदर्शवाद में कौन सा अंतर है। तो देखिए प्रकृतिवाद प्राकृतिक विकास पर और आदर्शवाद मूल्य और आत्मिक विकास पर है जो कि बल अधिक देता है। दोनों केवल परीक्षा पर बल देते हैं, दोनों केवल आर्थिक विकास पर बल देते हैं और दोनों समान है। तो इसमें प्रकृतिवाद है वो प्रकृति से संबंधित, और आदर्शवाद है जो अपने व्यक्ति के आदर्श मूल्य और आत्मिक विकास पर अधिक बल देता है। ये ऑप्शन इसमें भी सही है। प्रश्न संख्या 26, इसमें देखिए व्यवहारिकतावाद और यथार्थवाद में एक महत्वपूर्ण अंतर बताइए। तो व्यवहारिकतावाद अनुभव और उपयोगिता पर, और यथार्थवाद है वो वस्तुगत वास्तविकता पर क्या करता है, अधिक बल देता है। ये किस पर, व्यवहारिकतावाद है वो किस पे देता है, अनुभव पर और उनकी उपयोगिता पर। अनुभव किससे आता है, व्यवहार में परिवर्तन तब आएगा जब उनके पास, व्यक्ति के पास में अनुभव होगा। तो इसे कहते हैं व्यवहारिकतावाद। अनुभव से व्यक्ति सीखता है, जितना ज्यादा व्यक्ति के पास में अनुभव होगा और वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करेगा अनुभव के हिसाब से, और फिर वो क्या करेगा, अधिगम करेगा। तो ये किस में आता है, व्यवहारिकतावाद में। और यथार्थवाद क्या कहता है, वस्तुगत वास्तविकता पर क्या करता है, बल देता है। तो ये ऑप्शन इसमें भी सही है। दोनों केवल आध्यात्मिक पर बल देते हैं, दोनों केवल रटने पर बल देते हैं, दोनों शिक्षा के विरुद्ध करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है जो कि अपने सही है। उसके बाद में मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद में प्रमुख अंतर क्या है। तो मार्क्सवाद सामाजिक आर्थिक संरचना पर, और अस्तित्ववाद है जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और चुनाव पर अधिक है वो बल देता है। दोनों केवल जैविक विकास पर बल देते हैं, दोनों केवल धर्म पर बल देते हैं, दोनों व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। तो इसमें मार्क्सवाद है जो कि सामाजिक आर्थिक संरचना पर बल देते हैं, और अस्तित्व है जो कि क्या, अस्तित्ववाद है जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और चुनाव पर है वो क्या करते हैं, अधिक बल देते हैं। प्रश्न संख्या 28, इसमें देखिए किस विचारधारा में करके सीखना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। करके सीखना, व्यवहारिकतावाद, आदर्शवाद और यथार्थवाद और अस्तित्ववाद। तो इसमें करके सीखना है जो कि व्यवहारिकतावाद में ये बल देता है कि विद्यार्थी है वो करके सीखें। विद्यार्थी को इस प्रकार का वातावरण मिलना चाहिए कि वो स्वयं करके है जो कि अधिगम कर सके।
उसके बारे में किस विचारधारा में बालक की स्वाभाविक प्रकृति को शिक्षा का आधार माना गया है? किस विचारधारा में बालक की जो स्वाभाविक प्रकृति है उसको शिक्षा का आधार माना गया है? तो देखिए, प्रकृतिवाद, मार्क्सवाद, आदर्शवाद और अस्तित्ववाद। अब देखिए, बालक की स्वाभाविक प्रकृति यानी स्वाभाविक प्रकृति यानी कि कह सकते हैं कि जो स्वाभाविक है, तो इस प्रकार का विचार है जो कि प्रकृतिवाद रखता है। और अगला प्रश्न है कि इस विचारधारा में नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों को विशेष महत्व मिलता है। कौन सी विचारधारा में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को विशेष महत्व मिलता है? तो देखिए, इसमें आदर्शवाद, व्यवहारिकतावाद, मार्क्सवाद, प्रकृतिवाद। अब नैतिक और आध्यात्मिक, अब आदर्शवाद में मिलेगा ये, तो पहला ऑप्शन अपना सही है, आदर्शवाद। उसके बाद में किस विचारधारा में सामाजिक वर्ग और आर्थिक संबंधों का विश्लेषण केंद्रीय है? हमने पढ़ा था मार्क्सवादी। मार्क्सवादी बिल्कुल सही है, जिसमें देखा जाता है कि समाज का वर्ग कैसा है और किस प्रकार की संरचना है, आर्थिक संबंध कैसे हैं, और उनके आधार पर ये कोशिश करता है कि अपने विचार है जो कि पाठ्यक्रम में शामिल करवाएं। उसके बाद में किस विचारधारा में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और चुनाव है जो कि केंद्रीय अवधारणा है? तो यह है अस्तित्ववाद में। मार्क्सवाद, यथार्थवाद और प्रकृतिवाद, इन दोनों सभी में ना होकर के एक इसमें है, अस्तित्ववाद में है। पाश्चात्य विचारधाराओं का शिक्षा में योगदान मुख्यतः किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? अब देखिए, जो पाश्चात्य विचारधारा है उनका शिक्षा में योगदान मुख्यतः किस क्षेत्र को प्रभावित करता है? अब शिक्षा में ये विचारधाराएं आने के बाद में कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा है जो कि प्रभावित होता है? तो इसमें शिक्षा के उद्देश्य प्रभावित होते हैं, शिक्षा और ज्ञान प्रभावित होता है, पाठ्यचर्या और शिक्षण दृष्टि, ये सभी के सभी है जो कि क्या होता है, प्रभावित होते हैं। अपनी जो शिक्षा प्रणाली वो परंपरागत थी। अब कुछ क्या हो गया कि अपन जो पाश्चात्य विचारधाराएं आई, पाश्चात्य शिक्षा पद्धतियां आई, जिनसे इन्होंने क्या कर दिया, शिक्षा के उद्देश्यों को चेंज कर दिया। उसके बाद में ज्ञान प्रणाली को चेंज कर दिया, पाठ्यचर्या को परिवर्तित कर दिया और शिक्षण दृष्टि को भी क्या कर दिया, चेंज करवा दिया। काफी सारा है जो कि वैश्वीकरण का प्रभाव है, जो कि वैश्विक शिक्षा का पाश्चात्य शिक्षा पद्धतियों का अपने शिक्षा पद्धति पर पड़ा। तो इसमें ए ऑप्शन है जो कि सही होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न अपना है, सूचना और ज्ञान में प्रमुख अंतर क्या है? सूचना और ज्ञान, इन दोनों में प्रमुख अंतर क्या है? तो देखिए, सूचना तथ्यों या डेटा का रूप है, जबकि ज्ञान उनके अर्थपूर्ण संगठन और समझ से जोड़ता है। दोनों बिल्कुल समान है। ज्ञान केवल डेटा है, सूचना हमेशा ज्ञान से अधिक व्यापक होती है। तो देखिए, सूचना तथ्यों या डेटा का क्या है, एक रूप है, और जबकि ज्ञान है एक अर्थपूर्ण संगठन और समझ से जुड़ता है। इस प्रकार से अर्थपूर्ण संगठन और समझ से जुड़ता है, ये ए ऑप्शन है जो कि इसमें अपना सही होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा में सूचना का उचित उपयोग किसमें सहायक है? सूचना का क्या करना, उचित उपयोग किसमें सहायक है? तो ज्ञान निर्माण और निर्णय लेने में। अब ज्ञान निर्माण करने में और निर्णय लेने में सूचना जितनी ज्यादा अपने पास होगी, तब है वो ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता अधिक विकसित होगी। केवल मनोरंजन में, केवल उपस्थिति में, केवल भवन निर्माण में। तो इसमें ये ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, प्रज्ञान या विवेकपूर्ण बोध। प्रज्ञान या विवेकपूर्ण बोध को ज्ञान से आगे किस रूप से समझा जा सकता है? तो ज्ञान का विवेकपूर्ण एवं संदर्भानुकूल उपयोग, ज्ञान का विवेकपूर्ण और संदर्भानुकूल क्या उपयोग, और केवल सूचना संग्रह, केवल स्मरण और केवल डेटा। अब देखिए, प्रज्ञान या विवेकपूर्ण बोध को ज्ञान से आगे किस रूप में समझा जा सकता है? तो देखिए, ज्ञान का विवेकपूर्ण उपयोग और संदर्भानुकूल उपयोग करना ही प्रज्ञान या विवेकपूर्ण बोध कहा जाता है। अगला प्रश्न है, व्यवहारिकतावाद में ज्ञान की उपयोगिता किससे जुड़ी हुई है? अब व्यवहारिकतावाद में ज्ञान की उपयोगिता है वो किससे जुड़ी हुई है? तो देखिए, समस्याओं के समाधान और अनुभव में उसके प्रभाव, समस्याओं के समाधान और अनुभव में उसके प्रभाव है जो इनसे संबंधित है। अगला प्रश्न है अपना, यथार्थवाद में ज्ञान के लिए प्रमाण और अवलोकन का महत्व क्यों है? अब यथार्थवाद में ज्ञान के लिए प्रमाण और अवलोकन का महत्व क्यों है? तो क्योंकि इससे वस्तुगत वास्तविकता को समझने में सहायता मिलती है। इसमें जो वस्तुगत वास्तविकता होती है उनको समझने में सहायता मिलती है। किससे मिलती है? एक तो प्रमाण से मिलती है और एक अवलोकन से मिलती है। अब ज्ञान है वो प्रमाणिक तब होगा या फिर सही तब होगा जब उनके संदर्भ में कुछ अच्छे प्रमाण मिले अपने को, या फिर उनका जो वस्तुएं होती है या फिर वास्तविकता होती है उनका अवलोकन अपन करें, तब जाकर के है जो कि
वो ज्ञान है वो सही होगा। तो क्योंकि तो सही ऑप्शन अपना ए है, क्योंकि इससे वस्तुगत वास्तविकता को समझने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। अगला प्रश्न है अपना, आदर्शवाद में आदर्शवाद में ज्ञान को मूल्य से जोड़ने का प्रमुख कारण क्या है? वाद कौन सा है? आदर्शवाद। अब ज्ञान किसको जोड़ना है? ज्ञान को मूल्य से जोड़ना है। अब इसका प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, ज्ञान को व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास से जोड़ना। ज्ञान को किससे जोड़ना? व्यक्ति के नैतिक और आध्यात्मिक विकास से जोड़ना। केवल रोजगार देना, केवल सूचना संग्रह करना, केवल परीक्षा करना। तो इसमें पहला ऑप्शन अपना सही होगा। उसके बाद में 40 नंबर प्रश्न है जो कि प्रकृतिवाद में शिक्षा की प्रक्रिया को बाल केंद्रित क्यों माना गया है? प्रकृतिवाद है, उसमें शिक्षा की प्रक्रिया को बाल केंद्रित। प्रकृतिवाद कहता है कि बच्चे को प्रकृति के साथ में छोड़ दीजिए और उनको ऐसा माहौल क्रिएट करके देखिए, बच्चा अपने आप सीखे। तो देखिए, क्योंकि बालक की प्रकृति और स्वाभाविक विकास को प्राथमिकता मिलती है। बी, क्योंकि शिक्षा का कोई काम नहीं, कोई शिक्षा नहीं, शिक्षक का कोई काम नहीं, क्योंकि परीक्षा समाप्त हो जाती है, क्योंकि पाठ्यक्रम नहीं होता है। तो इसमें ए ऑप्शन है जो कि अपना सही है, प्रकृति और स्वाभाविक विकास को है जो कि प्राथमिकता मिलती है। अगला प्रश्न है 41 नंबर, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। कौन सा दृष्टिकोण है? मार्क्सवादी। और इसमें क्या है, शिक्षा और विचारधारा के संबंध में क्या प्रश्न है उठाता है? किसके बारे में? एक तो शिक्षा और दूसरा कौन सा? विचारधारा। अब दृष्टिकोण कौन सा है? मार्क्सवादी। पहले भी अपने कहा था कि सामाजिक संरचनाओं के आधार पर ये बातें बातें करता है। तो इसमें देखिए, क्या शिक्षा मौजूदा सामाजिक शक्ति संबंधों को पुनरुत्पादित करती है? ये प्रश्न करता है। केवल विद्यार्थी की ऊंचाई, केवल विद्यालय की इमारत, और केवल ये। इसमें देखिए, ये सवाल करता है कि क्या शिक्षा है जो कि मौजूदा सामाजिक जो संबंध है, शक्ति संबंध है, उनको पुनरुत्पादित करती है या फिर उसमें कुछ समाधान भी करती है। इनके बारे में यह जो कि मार्क्सवादी विचारधारा या दृष्टिकोण है जो कि सवाल करता आ रहा है। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववादी शिक्षा में चयन के साथ क्या जुड़ा है? अस्तित्ववादी जो शिक्षा है उसमें चयन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? तो देखिए, उत्तरदायित्व, केवल अधिकार, केवल मनोरंजन, केवल परीक्षा। तो इसमें सही उत्तर है अपना उत्तरदायित्व। पाश्चात्य दर्शन के संदर्भ में, अब दर्शन कौन सा है? पाश्चात्य। अब इसके संदर्भ में शिक्षा के उद्देश्य तय करने में दर्शन क्यों महत्वपूर्ण है? अब पाश्चात्य दर्शन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य तय करना है, और उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? दर्शन। उसके लिए दर्शन महत्वपूर्ण क्यों है? तो देखिए, क्योंकि दर्शन मनुष्य ज्ञान, मूल्य और वास्तविकता के बारे में आधारभूत दृष्टि देता है। दर्शन क्या देता है? व्यक्ति या फिर मनुष्य ज्ञान, मूल्य और उनकी जो वास्तविकता होती है उनके बारे में आधारभूत दृष्टि है जो कि उपलब्ध करवाता है। और बी ऑप्शन है, क्योंकि दर्शन केवल परीक्षा बनाता है, क्योंकि दर्शन केवल भवन बनाता है, क्योंकि दर्शन केवल खेल सिखाता है। तो अपना इसमें ऑप्शन है जो कि ए ऑप्शन है जो कि सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही युग्म कौन सा है? व्यवहारिकतावाद करके सीखना, प्रकृतिवाद केवल व्याख्यान, और मार्क्सवाद केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अस्तित्ववाद केवल वर्ग संघर्ष। ये गलत दे रखे हैं और ये भी गलत है। टोटल अपना जो व्यवहारिकतावाद है वो कहता है कि करके सीखना, इस पर बल देता है। उसके बाद में निम्न में से सही युग्म कौन सा है? अस्तित्ववाद ये स्वतंत्र चुनाव का समर्थन करता है। उसके बाद में आदर्शवाद केवल पदार्थ के बारे में बात करता है, यथार्थवाद केवल कल्पना के बारे में बात करता है, और प्रकृतिवाद कठोर नियंत्रण के बारे में बात करता है। बिल्कुल कठोर नियंत्रण नहीं है इसमें। प्रकृतिवाद है वो प्रकृति से संबंध करके, और केवल कल्पना जो कि यथार्थवाद में जो है उसके बारे में बातचीत है, आदर्शवाद में नैतिक मूल्यों के संबंध में। तो ये तीनों गलत हैं। और पहला है जो कि स्वतंत्र चुनाव अस्तित्ववाद वाला, ये प्रश्न है जो कि ए ऑप्शन है जो कि सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही युग्म कौन सा है? तो देखिए, मार्क्सवाद वर्गीय विश्लेषण। मार्क्सवाद वर्गीय विश्लेषण बिल्कुल सामाजिक वर्ग का जो विश्लेषण है वो करता है। और उसके बाद में यथार्थवाद केवल आत्मज्ञान के बारे में, बिल्कुल आत्मज्ञान के बारे में नहीं। और आदर्शवाद है जो कि केवल आर्थिक संघर्ष, और उसके बाद में प्रकृतिवाद केवल सामाजिक वर्ग। तो आदर्शवाद केवल आर्थिक संघर्ष है, इसके बारे में बात नहीं करता है, और ये केवल अपने इसमें चलता है। मार्क्सवादी में, यथार्थवाद में केवल आत्मज्ञान के बारे में बात नहीं होती है। कुल मिलाकर के ये तीनों गलत हैं, और इसमें मार्क्सवादी वर्गीय विश्लेषण है जो कि बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है, निम्न में से सही युग्म कौन सा है? तो देखिए, यथार्थवाद, वस्तुगत वास्तविकता, व्यवहारिकतावाद केवल रहस्यवाद, आदर्शवाद केवल पदार्थ और अस्तित्ववाद केवल प्रकृति। तो ये प्रकृति केवल प्रकृतिवाद से संबंधित है, आदर्शवाद नैतिक मूल्यों से संबंधित है, व्यवहारिकता यानी जो वास्तविकता है उनके बारे में तो केवल रहस्यवाद। ये तीनों गलत है, पहला ऑप्शन है जो कि अपना सही है। उसके बारे में निम्न में से सही युग्म कौन सा है? प्रकृतिवाद स्वाभाविक विकास, मार्क्सवाद केवल आध्यात्मिक मुक्ति, आदर्शवाद केवल भौतिक अनुभव और यथार्थवाद केवल कल्पना। तीनों गलत, पहला ऑप्शन प्रकृतिवाद स्वाभाविक विकास वाला सही है। उसके बाद में शिक्षा में ज्ञान से प्रज्ञान की ओर बढ़ने का अर्थ क्या है? शिक्षा में ज्ञान से प्रज्ञान की ओर बढ़ने का अर्थ क्या है? जानकारी से समझकर विवेकपूर्ण ढंग से लागू करना। ए ऑप्शन इसमें सही है। और उसके बाद में अंतिम प्रश्न है, छात्रों को वास्तविक समस्या, अब छात्रों को वास्तविक समस्या देकर समाधान खोजने का अवसर देना किस विचारधारा में सबसे अधिक मेल खाता है? अब कोई वास्तविक समस्या जो कि बच्चों को दे दी और फिर इसका क्या करना, समाधान खोजना। अब ये कौन सी विचारधारा से संबंध रखता है? तो ये रखता है व्यवहारिकतावाद। किसमें संबंध रखता है? व्यवहारिकतावाद। तो इसमें समस्या समाधान करना। टोटल अपने 50 प्रश्न थे, अपने अच्छे तरीके से कोशिश की समझने की। और अगला ऐसे ही मैं पहली यूनिट का सी जो सब यूनिट है उनके 50 प्रश्न आप लोगों के सामने लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा पहले अपन सरल तरीके से समझें और उसके बाद में कठिन प्रश्नों की प्रश्नावली लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आप जितना हो सके अपने मेरे साथ में बने रहें और अपन कोशिश करेंगे एग्ज़ाम से पहले पहले सभी टॉपिक के प्रश्न उत्तर जो कि आपके समक्ष रखने की। और धन्यवाद। अगली क्लास में अपन कुछ और अलग बेहतर जानकारी के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।